एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में। तो क्या हालचाल है सबका एंड कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कमेंट बॉक्स में ये बताना, ओके। एंड आज की इस क्लास में हम कंप्लीट साइंस को रिवीजन करने वाले हर टॉपिक से, ओके। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। ये 2 घंटे में हम पूरे चैप्टर को, साइंस के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे एंड अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, ओके। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल, सॉरी, इन विच सीजन आर द खरीफ क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि खरीफ की फसलें किस मौसम में उगाई जाती है। तो खरीफ की फसलें क्या शीत ऋतु में उगाई जाती है, या वर्षा ऋतु, या समर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु, या ऑटम ऋतु यानी कि पतझड़ ऋतु। किस ऋतु में ये फसल, खरीफ की फसलें उगाई जाती है, ये बताओ। तो खरीफ की फसलें की बात करें तो ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि जून जुलाई में उगाई जाती है, ओके। जून जुलाई में ये उगाई जाती है खरीफ की फसल, ये याद रखना। एंड ये काटा कब जाता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ओके। एंड जो ये खरीफ की फसल है इसमें कौन कौन से उगाए जाते हैं फसल, तो ये देखना। अगर कोई पूछे कि खरीफ की, अगर क्वेश्चन है कि खरीफ की निम्न में से खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, तो धान अगर रहेगा, मक्का रहेगा, सोयाबीन रहेगा, कपास रहेगा, मूंगफली रहेगा, बाजरा रहेगा, तो ये खरीफ की फसलें हैं, ओके। तो ये खरीफ की फसलें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। रबी की फसल किस मौसम में, किस महीने में उगाया जाता है, तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है, यानी कि शीत ऋतु में उगाया जाता है। रबी फसल कौन कौन सी है, तो गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये सारे गेहूं के फसल, सॉरी, रबी फसल है, ओके। एंड कटाई इसकी मार्च में होती है रबी फसल। तो ये फसल चैप्टर जो है ये खत्म, सॉरी, ये फसल टॉपिक खत्म हो गया, ओके। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सोइल कॉल्ड, यानी कि मिट्टी को पलटने और ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इरिगेशन यानी कि सिंचाई, सोइंग यानी बुआई, या हार्वेस्टिंग कटाई, या ऑप्शन नंबर डी टिलिंग और प्लगिंग, या जुताई या हल चलाना। तो अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होगे तो ये आपका क्वेश्चन अपने से बन जाने वाला है, अपने से पता चल जाएगा। टिलिंग और प्लगिंग यानी कि जुताई या हल चलाना। पहले बहुत साल पहले जब ये सारी आधुनिक नहीं थी, आधुनिक जमाना नहीं था, तो उस टाइम हल द्वारा ये खेत जोता जाता था, यानी कि मिट्टी को उलटा पलटा जाता था, ओके। जो कि 2 बैल होते थे एंड उसके पीठ पे ये हल लगाया जाता है। अब तो ट्रैक्टर से होता है, ओके। एंड नेक्स्ट है, हाउ डज मैन्योर डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजर, यानी कि खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है। मैन्योर इज ए मैन मेड सब्सटेंस, यानी कि खाद एक मानव निर्मित पदार्थ है, या मैन्योर प्रोवाइड्स मोर ह्यूमंस ऑफ द सोइल, यानी कि खाद मिट्टी को अधिक ह्यूमस प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजर कंटेंट्स आर मोर ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि उर्वरक में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, फर्टिलाइजर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, यानी कि उर्वरक को खेतों में तैयार किया जाता है। तो देखो नीचे से इस आंसर को ढूंढते हैं। फर्टिलाइजर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, क्या उर्वरक खेत में बनता है? तो नहीं, उर्वरक जो होता है वो फैक्ट्रियों में बनता है, ओके। अब ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजर कंटेंट्स मोर ऑर्गेनिक मैटर, उर्वरक में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अधिक होता है। हाँ होता है, लेकिन खाद में भी कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, ओके। खाद में भी होता है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि भिन्न यानी कि डिफरेंट, ओके। डिफरेंट चाहिए हमको, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। मैन्योर प्रोवाइड्स मोर ह्यूमस टू द सोइल, यानी कि खाद मिट्टी को अधिक ह्यूमस प्रदान करती है। यस, खाद मिट्टी को अधिक ह्यूमस प्रदान करती है, लेकिन जो खाद है मिट्टी को अधिक ह्यूमस प्रदान करती है, लेकिन जो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक है वो अधिक ह्यूमस प्रदान नहीं करती है मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए, मैन्यूर इज ए मैन मेड सब्सटेंस, खाद एक मानव निर्मित पदार्थ है, ये नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि खाद मिट्टी को अधिक ह्यूमस प्रदान करती है, हाँ करती है, जो कि उर्वरक नहीं करती है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर वीड्स? खरपतवार क्या है? यानी कि ऑप्शन है मेन प्लांट सोन इन द फील्ड्स, यानी कि खेत में लगाए गए मुख्य पौधे। खरपतवार क्या मुख्य पौधे होते हैं? एंड ऑप्शन नंबर बी, अदर बेनिफिशियल प्लांट सोन विद द क्रॉप, यानी फसल के साथ लगाए गए उन लाभकारी पौधे। ऑप्शन नंबर सी, अंडरसिबल प्लांट्स डेट ग्रो विद द मेन क्रॉप इन द फील्ड, यानी कि खेत में मुख्य फसल के साथ उगाने वाले अवांछित पौधे। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसेंशियल फॉर क्रॉप ग्रोथ, यानी कि फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म जीव। तो ये नहीं, देखो जो खरपतवार क्या होता है, मुख्य जो फसल होती है उसके साथ जो बिना मतलब का उग जाता है, यानी कि एक अवांछित पौधा जो होता है वो उग जाता है, वो क्या होता है? खरपतवार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, विच टूल वाज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स बिफोर द मॉडर्न मेथड, यानी बीजों को बोने से पहले कौन सा उपकरण पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन ए कल्टीवेटर, ऑप्शन बी फनेल शेप्ड टूल, यानी कि कीप के आकार का उपकरण, ऑप्शन सी सीड ड्रिल, ऑप्शन डी प्लाव, यानी कि हल। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पारंपरिक। ओके, यानी कि ट्रेडिशनली जो पारंपरिक रूप से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? कल्टीवेटर जो आज किया जाता है, बट ये कहाँ किया जाता है? कटाई में। कल्टीवेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कटाई में। एंड फनल शेप टूल, यानी कि कीप के आकार का उपकरण, तो ये भी नहीं है। सीड ड्रिल जो आधुनिक है, यानी कि मॉडर्न मेथड है। प्लाव यानी हल, जो पारंपरिक विधि था, जो बहुत साल पहले जो जिस मेथड से वो बीज को बोते थे वो प्लाव था, यानी कि हल द्वारा वो बोते थे। जब ये बैल जब चलता था खेत में तो उसी पर से बीज को डालते थे हाथों से अपने। ओके, तो देखो जो ये हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर था, ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ओके, एंड एक क्वेश्चन आपसे कि जो हम जब फसल उगाते हैं तो उसमें सबसे लास्ट विधि कौन सी है, यानी कि लास्ट में थर्ड कौन सा है जो फसल का है? ये बताओ आप। चलो यार एक मैं ही बताता हूँ। ओके, देखो जब हम कोई फसल उगाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करना। सेकंड क्या करते हैं? बुआई करना। थर्ड क्या करते हैं? खाद और उर्वरक जो आपको मिलाना हो वो मिलाते हैं। फोर्थ क्या कहते हैं? सिंचाई। फिफ्थ क्या करते हैं? खरपतवार से सुरक्षा, यानी कि खरपतवार जो होता है उनको हटाना। ओके, सिक्स क्या करते हैं? कटाई, जो कि कल्टीवेटर से हम लोग करते हैं। सेवन क्या करते हैं? भंडारण। एंड ये भंडारण कहाँ पे होता है अधिक मात्रा में? अधिक जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो कहाँ पे अधिक ज़्यादा होता है ये भंडारण? ये बताओ आप। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे ज़्यादा भंडारण किस मतलब कि जगह होता है, यानी कि जो एक बड़े पात्र जो होता है पात्र, वो कहाँ होता है? ओके, एंड ये आप भी पढ़ चुके हो। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉ, यानी कि सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। तो देखो सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र कैसे हैं ये आपके मन में होगा। तो देखो जैसे बहुत सारी चीज़ हमें कहीं ना कहीं सूक्ष्मजीव कहीं ना कहीं लाभ भी पहुंचाती है, जैसे कि दूध से हम दही खाते हैं तो दूध से दही में परिवर्तित करती है। ओके, करती है ना, दूध से दही में परिवर्तित करती है। एंड बहुत सारी बीमारियों से कहीं ना कहीं कभी कभी रक्षा भी करती है कहीं। ओके, एंड जो शत्रु है वो कौन से हैं? शत्रु कौन से हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बीमारी फैलाती है? वो हमारे शत्रु हो गए, वो हमारे शत्रु सूक्ष्मजीव हो गए। ओके, एंड चलो इसके क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए
ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी अमीबा। तो ये क्या है? दूध से दही जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपयोग होता है? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं क्या हम उनको देख सकते हैं? क्या हम सूक्ष्मजीव को देख सकते हैं? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। सूक्ष्मजीव बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि सूक्ष्म होते हैं। ओके ओके। एंड ये इन सूक्ष्मजीव को देखने के लिए हम एक विशेष यंत्र यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ओके, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है हमें ये इस सूक्ष्मजीव को देखने के लिए। ओके, एंड ये सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये बताओ। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, मरुस्थलीय जगह यानी कि रेगिस्तान में भी, कहीं कहीं पर्वत में जो वहाँ पे ठंडे इलाके हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, ग्रीष्म इलाके में भी पाए जाते हैं। वो हर जगह सूक्ष्मजीव, हर जगह, गंदे जगह, अच्छे जगह, सारे जगह ये सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दूध से दही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी अमीबा। तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दूध से दही में बनाने में होता है। अच्छा ये बताओ, आप मैदा देखे होंगे, मैदा का आयतन बढ़ता क्यों है? मैदा का आयतन बढ़ता क्यों है? तो मैदा का आयतन ईस्ट के वजह से बढ़ता है। ईस्ट क्या है? एक सूक्ष्मजीव है। ओके, तो इसी के कारण, ईस्ट के कारण मैदे का आयतन बढ़ता है। एक तरह से इसको देखो, जब हम कोई श्वास लेते हैं कोई एक बंद इलाके में तो वो फूलता है ना, वैसे ही जब ये ईस्ट है ये अपना श्वसन प्रक्रिया करता है तो मैदे का आयतन भी बढ़ने लगता है। ये जब श्वास लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो मैदे का आयतन भी बढ़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन एक है यानी कि पेंसिलिन इज ए। ओके, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ऑप्शन बी एल्गी यानी शैवाल, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। क्या है पेंसिलिन? क्या है? पेंसिलिन एक बैक्टीरिया है। ओके, पेंसिलिन एक बैक्टीरिया है। पेंसिलिन एक बैक्टीरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मेनली फाउंड इन द रूट्स ऑफ विच प्लांट, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करने वाले जीवाणु मुख्य रूप से किन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? एक ऑप्शन ए सेल्यूलस यानी कि अनाज, ऑप्शन बी लेग्यूमिनस प्लांट्स और पल्सेस यानी कि फलियां एवं या दलहन, ऑप्शन सी ग्रासेज यानी कि घास, ऑप्शन डी वेजिटेबल्स। जो ये जीवाणु है जो फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, तो ये कहाँ किस पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? तो ये जो है फलीदार पौधे में या दलहन पौधे में ये पाए जाते हैं। ओके, इस टाइप के जीवाणु। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल कॉल्ड, यानी कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पॉस्चुरीकरण यानी कि पॉस्चुराइजेशन, ऑप्शन बी किल्विंग, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, ऑप्शन डी नाइट्रिफिकेशन। तो देखो, जो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है यानी कि फर्मेंटेशन। अगर हम चीनी को अल्कोहल क्या है? एक वाइन का एक रूप है। ओके, वाइन टाइप का है। तो ये जो चीनी से जब बनता है तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है? जब बदलती है तो क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजीज इन इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए कोलेरा यानी कि हैजा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी ट्यूबरिकॉल्सियस यानी कि टीबी।
जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं टीबी। तो जो बैक्टीरिया से इसमें एक पोलियो जो है वो बैक्टीरिया से यहाँ पे रोग नहीं होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, टीबी भी बैक्टीरिया से, लेकिन पोलियो ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। ओके, तो अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर भी हम लोग कवर कर लिए एकदम बेटर तरीके से। एंड बहुत ही ज़्यादा ये भी चैप्टर लंबा है, बट हमने एक छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से ये सारे चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया। ओके, एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जेएनवी में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप पहले समझ लो, कोयला क्या है। कोयला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोयला क्या है? कोयला एक कार्बन का शुद्ध रूप है। क्या है? कोयला एक कार्बन का शुद्ध रूप है। ओके, कार्बन का अशुद्ध रूप है। सॉरी, कोयला जो है वो कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप है, कोयला। एंड देखो, कोयला जो है कार्बन का अशुद्ध रूप है। ये किस टाइप से प्राप्त होते हैं हमें? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। अब बहुत सारे मानव निर्मित भी कोयला प्राप्त होने लगे हैं, जैसे लकड़ी को गर्म करके चूर्ण से प्राप्त करके, लेकिन जो कोयला है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। इसकी कहानी बहुत साल पहले जब धंसते गया ज़मीन, जब एक सुनामी आया, भूकंप आया, जिसमें सारे प्राकृतिक जीव जंतु पेड़ पौधे सारे एक ज़मीन के अंदर दब गए। वो दबते 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 एक अंदर आग उठी। उस आग से जलने के बाद जो ये कोयला है वो प्राप्त हुआ। ओके, ये आप नॉर्मल सा एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लो। एंड देखो, कोयले कितने टाइप्स के प्राप्त होते हैं हमें? कोयले कितने टाइप्स के प्राप्त होते हैं जब हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं? तो 4 टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल पीट, सेकेंड लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिनस, फोर्थ एंथ्रेसाइट। ओके, यानी कि पीट, एक सेकंड पहले कलर चेंज करने दो इसका। हाँ, पीट, उसके बाद लिग्नाइट। ओके, लिग्नाइट, फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर उसके बाद लास्ट ऑफ है एंथ्रेसाइट। एंड जो पीट होता है इसमें 60% कार्बन होता है, 60%। ओके, लिग्नाइट में कितने परसेंट होते हैं? 70%। बिटुमिनस में कितने होते हैं? 78 to 83। ओके, एंड जो एंथ्रेसाइट होते हैं इसमें 90% कार्बन होता है। यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि जो कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइट है, बट जो मार्केट है उसमें मार्केट में बिटुमिनस सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त मिलता है। ओके, एंड अब कोयले से प्राप्त पदार्थ कौन कौन से हैं? कोयले से प्राप्त पदार्थ कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कोक। ओके, सेकेंड है कोलतार, थर्ड क्या है? कोल गैस। इतने आप कोयले से प्राप्त होते हैं। ओके, ये आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लिए। अब देखो, जब ये हम कोयले के बारे में इतना शॉर्ट फॉर्म में समझ लिए, अब पेट्रोलियम कैसे प्राप्त हुआ? तो जो पेट्रोलियम है वो सेम कोयले के ही जैसा प्राप्त हुआ, लेकिन जो पेट्रोलियम है वो समुद्र के अंदर से प्राप्त हुआ। ओके, समुद्र के अंदर से। एंड आप देखते होंगे कि जो बहुत सारे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सारी चीज़ें जो पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। एक पेट्रोलियम का ही रूप है पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें। ओके, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, एंड हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हार्ड, porous and black substance obtained from the processing of coal which is used in the manufacture of steel। यानी कि कोयले के प्रक्रम से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ जिसका उपयोग इस्पात के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी कोल तार, ऑप्शन सी कोक, ऑप्शन डी पेट्रोलियम।
तो देखो इसमें आप ये समझ लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कठोर, कठोर बोल रहा है ना, हार्ड। तो ये पेट्रोलियम तो वैसा होता नहीं है, इसको आप हटा दो। ओके, अब आता है कोल गैस, कोलतार, कोक। कोल गैस क्या कठोर है, हार्ड है? नहीं। ओके, अब बचा आपका कोलतार और कोक। ओके, कोलतार क्या है, ये भी लिक्विड फॉर्म में आता है, आता है। तो बचा कौन, कोक। आप इस तरफ से भी पता कर सकते हो, कोक का कहाँ उपयोग किया जाता है, स्टील के निर्माण में इस्पात के रूप में किया जाता है जब होता है। ओके, अब भारत में पेट्रोलियम इज फाउंड इन द इंडिया विच, एक सेकंड, विच रीजन्स, विच रीजन्स, यानी भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ओनली राजस्थान यानी कि केवल राजस्थान, ओनली गुजरात केवल गुजरात, ओनली महाराष्ट्र केवल महाराष्ट्र, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, जिसमें असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द बेसिन्स ऑफ गोदावरी कृष्णा रिवर्स। जो पेट्रोलियम है ये सारे जगह प्राप्त होते हैं, असम, गुजरात, मुंबई, मुंबई हाई जो हो गया, एंड गोदावरी कृष्णा रिवर्स में भी प्राप्त होते हैं ये जो पेट्रोलियम है। ये यहाँ से आप ये चीज़ याद रख लेना, ये इतना जो है, एक सेकंड इसको हटाकर, ये जो आपका इतना है ये आप याद कर लेना, ये पेट्रोलियम का एक टॉपिक आप क्लियर कर लोगे। ओके, कहाँ कहाँ ये जो पेट्रोलियम है कहाँ कहाँ पाया जाता है, असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड बेसिन्स ऑफ गोदावरी कृष्णा रिवर्स में। ओके, एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन ब्यूरिड अंडर द अर्थ इनटू कोल कॉलेट, यानी कि पृथ्वी के नीचे दबे मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने को क्या कहा जाता है, कॉन्डेंसेशन यानी कि संघनन, कार्बोनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन, फ्रैक्टिनल डिस्टिनेशन यानी कि प्रवाजी आसवन। क्या होगा, क्या होगा इसका, ये आप बताओ। ओके, क्या होगा इसका, बी, कार्बनीकरण। जो जब हम प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलते हैं नीचे, तो क्या होता है, कार्बनीकरण होता है वहाँ पे, जब कोयले का निर्माण होता है तब। ओके, सीएनजी और एलपीजी है, यानी कि सीएनजी एंड एलपीजी आर कंसीडर्ड, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन, क्लीन फ्यूल्स यानी स्वच्छ ईंधन, इन एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि असीमित संगणन, या रेसिडेंट्स रिज्यूड्स ऑफ पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम के अवशेष। तो ये जो एलपीजी और सीएनजी है वो एक जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स है। क्या है, सीएनजी और एलपीजी फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन। ओके, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए किया जाता है, डीजल, किरोसिन, पैराफिन, मोम, बिटुमिन। इसके पहले मैं एक क्लास लिया हूँ जो कि कोल एंड पेट्रोलियम का था, कोल का अलग एंड पेट्रोलियम का अलग, आप उसमें पढ़े होंगे। कोल का जब मैं बता रहा था तो बिटुमेन से भी अब सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, बिटुमेन का भी आप पढ़े होंगे। एंड बिटुमेन क्या है, कोयले का एक रूप है। ओके, ये आप पढ़े होंगे, ये भी चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम। अब बारी है कंबस्टन एंड फ्लेम की। ओके, कंबस्टन फ्लेम, तो ये जो चैप्टर है इससे आपको ये तो पता चल गया कि हाँ ये दहन और ज्वाला पे है। ओके, दहन, इसमें इस चैप्टर में हम जलाने की बात करने वाले हैं। क्या जलाने की, तो लकड़ी, बहुत सारी चीज़, लकड़ी, लोहा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि हम लकड़ी को जला सकते हैं, क्या हम लोहे को जला सकते हैं, तो क्या हम लकड़ी को जला सकते हैं, तो हाँ लकड़ी को जला सकते हैं, लोहे को नहीं, लोहे को हम जला नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें क्यों, कैसे। ओके, तो देखो जो चीज़ आप जला सकते हो उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं, यानी कि कंबस्टेबल, कंबस्टेबल, कंबस्टेबल फ्लेम, सॉरी कंबस्टेबल, आप पढ़ो। ओके,
कंबस्टेबल, ओके, दहनशील, ओके, अदहनशील पदार्थ यानी कि इनकम्बस्टेबल। आप इस तरह से पढ़ सकते हो, जो चीज़ जल जाए। क्या हम पेट्रोल को जला सकते हैं? हाँ जला सकते हैं। एलपीजी को हम जला सकते हैं? हाँ जला सकते हैं। किरोसिन को? हाँ। कागज़ को? हाँ। बहुत सारे पुआल होते हैं जो, उनको? हाँ। अदहनशील पदार्थ जिसको हम नहीं जला सकते। क्या हम ईंट को जला सकते हैं? नहीं। कांच को जला सकते हैं? नहीं। मिट्टी को जला सकते हैं? नहीं। लोहे को जला सकते हैं? नहीं। तो ये सारी चीज़ें अदहनशील पदार्थ हो गई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह आग पकड़ता है क्या कहलाता है? कंबस्टन टेम्परेचर यानी कि दहन तापमान, इनफ्लेमेबल टेम्परेचर यानी कि ज्वलनशील तापमान, इग्नाइशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप, फ्लेम टेम्परेचर यानी कि ज्वला ताप। जब हम किसी पदार्थ को न्यूनतम तापमान यानी कि लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर पे हम जब जलाते हैं, आग पकड़ता है, तो वो ज्वलनशील तापमान होता है। ओके, ज्वलनशील तापमान का होना वहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर कंबस्टन यानी कि दहन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? देखो ये क्लास मैं इसलिए छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो आप लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो। ओके, एंड इसमें आप क्वेश्चन, इसमें समझाने के लिए आपके लिए कुछ नहीं बचा है। आपके लिए ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप इस वीडियो को वॉच करो, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर आप आगे बढ़ो। ओके, इस टाइप से आप करो ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओगे। क्योंकि हम लोग अभी टाइम भी बहुत कम है आप सबके पास। ज़्यादातर अभी मेहनत आप सभी को अपने से करना है, ज़्यादा एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। ओके, तो दहन के लिए ज्वलनशील पदार्थ होना आवश्यक है। हाँ आवश्यक है। ऑप्शन बी, अटेनमेंट ऑफ लिग्नाइजेशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप तक पहुंचना, इग्नाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अभी इसमें से क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। देखो जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो हाँ आवश्यकता होती है। ज्वलनशील पदार्थ वो वस्तु होना जरूरी है? तो हाँ। अगर हम लोहे को जलाएंगे तो वो जलेगा? नहीं होगा, वो ज्वलनशील पदार्थ है ये नहीं है, कम्बस्टेबल सब्सटेंस है ये नहीं है, तो वो जलेगा नहीं। ज्वलन ताप तक पहुँचना जरूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जरूरी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्या इसमें पूछा है दहन यानी कि कंबस्टन के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है, यानी कि कंबस्टन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ज्वलनशील नहीं है? पेट्रोल, ऑप्शन बी अल्कोहल यानी कि शराब, ऑप्शन सी सब्सटेंस यानी पत्थर, ऑप्शन डी एलपीजी। क्या हम पेट्रोल को जला सकते हैं? हाँ जला सकते हैं। पेट्रोल अगर कहीं भी छिड़क दे तो वो जल उठेगा। अल्कोहल यानी शराब से जल सकता है? तो हाँ जल सकता है। एलपीजी को हम जला सकते हैं? तो हाँ, घर में गैस होता है तो उसे डर लगता है कि वो जल ना जाए, फट ना जाए, आग उसके पास जाए, तो यानी कि वो भी ज्वलनशील है। बट पत्थर को हम जला सकते हैं? नहीं, पत्थर को हम नहीं जला सकते हैं। चाहे कुछ भी कर ले, उस पर पेट्रोल छींक दे या कुछ भी कर दे, हम वो पत्थर को नहीं जला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोमबत्ती की यानी कि विच इज द हॉटेस्ट जोन इन कैंडल फ्लेम यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? या ऑप्शन ए इनर मोस्ट जोन यानी कि आंतरिक क्षेत्र, ऑप्शन बी मिडिल जोन यानी मध्य क्षेत्र, ल्यूमिनस जोन यानी कि दीप्त क्षेत्र, ऑप्शन डी आउटर मोस्ट जोन यानी कि बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र कौन सा है? ये मोमबत्ती जो ये फ्लेम है इसमें बाहरी क्षेत्र कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है बाहरी क्षेत्र मोमबत्ती का। एंड इस मोमबत्ती में जो बाहरी क्षेत्र होता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लेम होती है ये बाहरी क्षेत्र में। ओके, एंड ये जो बाहरी क्षेत्र है ये किस कलर का होता है? ये नीले कलर का होता है। बाहरी क्षेत्र नीले कलर का होता है भैया। तो ये आउटर मोस्ट जोन इसका आंसर होगा। सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र मोमबत्ती का आउटर जोन, आउटर मोस्ट जोन यानी कि बाहरी क्षेत्र। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
What is the most amount of hottest energy produced on complete combustion of 1 किलोग्राम of a fuel colored, यानी कि ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? हीट वैल्यू यानी ऊष्मेमान, हीट कैपेसिटी यानी कि उष्मा क्षमता, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कैलोरीमान, इग्नाइजेशन कैपेसिटी यानी ज्वला तापमान। तो इसका आंसर होगा क्लोरीमान। जब हम किसी 1 किलोग्राम में पूर्ण दहन से उष्मा उत्पन्न करते हैं तो उसकी मात्रा क्लोरीमान में आती है, ये आप याद रखना। ओके, क्लोरीमान में होती है। एंड देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ते हैं एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें याद करना होता है। ओके, तो हमने ये भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, यानी कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट अभी तक पढ़ लिया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर से हम कोल एंड पेट्रोलियम भी पढ़ लिए, एंड कंबस्टन एंड फ्लेम भी, यानी कि हमने अभी तक 4 चैप्टर खत्म कर लिया है। अब बचे अब 7 से 8 चैप्टर और बचे जो कि अभी हम लोग को कवर करना है बहुत ही फटाफट। ओके, तो हम ये चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। ओके, तो ये जो पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें जानवर का सुरक्षा कैसे करना है, क्या हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, जैव विविधता के बारे में जानेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें भी हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं वन क्या है? वन हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है जिसमें हम बहुत सारे वृक्ष हम लगाते हैं, यानी कि ट्रीज लगाते हैं, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें। एंड ये वन जो होता है ये जंतुओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जंतुओं को क्या है, जंतुओं को एक वन में एक ग्रीनरी में रहना उन्हें पसंद है। ओके, एंड यानी कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का यही तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु ये सारी चीज़ें हैं उनके लिए एक विशेष स्थान, विस्तृत स्थान होना चाहिए। जैव विविधता का यह तात्पर्य है। एंड उनका संरक्षण करना, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी चीज़ है, जीव जंतु, ये सारी जैव विविधता के अंदर आते हैं एंड उनका संरक्षण करना ही जैव विविधता का मुख्य तात्पर्य है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन का एक प्राकृतिक कारण क्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? कंस्ट्रक्शन वर्क यानी निर्माण कार्य, कटिंग डाउन ट्रीज यानी कि वनों की कटाई, कल्टीवेशन यानी कि कृषि, फॉरेस्ट फायर्स यानी कि जंगल की आग। क्या है? जंगल की आग। ये प्राकृतिक कारण यहाँ पे पूछ रहा है तो बहुत ये सारे कारण, लेकिन एक प्राकृतिक कारण ये है जंगल में आग लगना। यही जंगल में जैसे आग लगते हैं तो कोयले का निर्माण हुआ, जैसे हमने अभी पिछले बार अभी जस्ट पढ़ा है हमने। तो ये जो जंगल में आग जब पकड़ते हैं तो इसी के कारण वनोन्मूलन का कम होता है, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे जब आग लगेगी तो वो एक वन कम हो गया, एक पेड़ पौधे का स्थान कम हो गया, जीव जंतु का स्थान कम हो गया। ये प्राकृतिक कारण जब ये जंगल की आग है। ओके, नेक्स्ट है जैव विविधता का क्या अर्थ है? अभी हमने बताया ओनली प्लांट स्पीसीज इन एन एरिया, किसी क्षेत्र में केवल पौधों की प्रजातियां, यहाँ पे ओनली प्लांट स्पेशल्स इन एन एरिया स्पेशल होगा। एंड नेक्स्ट है ओनली एनिमल्स स्पेशल्स इन एन एरिया, किसी क्षेत्र में केवल जानवरों की प्रजातियां। वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की किस्में। ऑप्शन डी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बिकम
एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके पौधों और जानवर, इसका क्या होगा? जो जैव विविधता है उसका ये अर्थ है कि एक विशेष क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सूक्ष्म जीव सारे चीजें प्राप्त हो, वहां पे हो, यही जैव विविधता का अर्थ है। ओके, जैव विविधता का अर्थ है कि सारी चीजें एक विशेष क्षेत्र हो जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सूक्ष्म जीव की किस्में हो, ये जैव विविधता का अर्थ है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य क्या है? सेफ एरिया फॉर प्लांट्स ओनली, केवल पौधों के लिए सुरक्षित क्षेत्र। सेफ एरिया फॉर ह्यूमंस टू लिव ओनली, केवल इंसानों के रहने के लिए सुरक्षित क्षेत्र। प्रोवाइडिंग एनिमल्स विद एन एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम हंटिंग एंड प्रोटेक्शन, जानवरों को शिकार और सुरक्षा से मुक्त वातावरण प्रदान करना। ग्रोइंग एक्सटिंक्ट प्लांट्स यानी विलुप्त पौधों को उगाना। तो ये जो वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य है कि जितने भी जानवरों का शिकार है उन और सुरक्षा वहाँ पे रखना, सुरक्षा मुक्त एक रखना। ओके, ये वन्य जीव का अभयारण्य, वहाँ पे सुरक्षित जीव जंतु हो वन्य में, वहाँ पे कोई जानवरों का शिकार न कर सके, यही वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य यानी कि अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया वेयर ए पर्टिकुलर स्पाइसिस नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स, वह क्षेत्र जहाँ कोई विशेष प्रजाति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है क्या कहलाती है? वह क्षेत्र जहाँ कोई विशेष प्रजाति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है क्या कहलाती है? नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, या माइग्रेशन यानी कि प्रवास, या हैबिटेट यानी कि निवास स्थान, या बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो है जो नेशनल पार्क है यहाँ पे एक प्राकृतिक प्रजाति जो विशेष रूप से पाई जाती है। राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान में एक विशेष प्रजाति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है राष्ट्रीय उद्यान में, ये चीज़ आप याद रखना। प्रवास, जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रवासी एक तरह से बन जाते हैं। ओके, निवास स्थान, जो सदियों से बहुत पहले से वो एक जगह रहा हो, जैसे टाइगर्स जोन होता है तो वहाँ पे एक निवास स्थान उनका हो गया। ओके, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पे सारे तरह के सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो, जैव मंडल ये तो अलग हो गया। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यान है इसका आंसर। ओके, एंड ये क्वेश्चन है कि ए प्लांट और एनिमल फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों या जंतु को क्या कहा जाता है? माइग्रेटरी स्पीशीज यानी प्रवासी प्रजाति, इंडेमिक स्पेसीज यानी कि स्थानिक प्रजाति, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त प्रजाति, एक्सोटिक यानी विदेशी प्रजाति। इसका आंसर होगा स्थानिक प्रजाति, इंडेमिक स्पीसीज। जो ये जंतु है एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है यानी कि टाइगर्स जोन, ये एक स्थानिक प्रजाति है, एक ही स्थान का ही है सब। ओके, स्थानिक प्रजाति का मतलब हो गया कि एक स्थान जो उनके लिए एक आरक्षित क्षेत्र हो, उनके लिए एक क्षेत्र हो, एक स्थानिक हो गया। जैसे आप लोग कहीं रह रहे हो, जैसे आप बड़े बड़े शहरों में रह रहे हो, बहुत सालों से आपके मम्मी पापा ये सारे लोग रह गए, तो वो आपका स्थानिक क्षेत्र हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर, ये भी चैप्टर हमने प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्जेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल को भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड देखो ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में जनन। ओके, जनन यानी कि एक नई प्रजाति का यहाँ पे एक जन्म हुआ,
जनन का यही ना मतलब है कि एक नया जन्म हुआ, जनन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पुष्प में बहुत, देखो अगर इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। एनसीईआरटी बुक ये जो एक ऐसा बुक है जो कि आपको कंप्लीट स्टडी करा सकता है नवोदय के लिए। ओके, तो सबसे ज़्यादा आप, अगर आप कुछ भी करना है तो आप सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बुक को पढ़ो। ओके, जितना हो सके उसी को आप रिवीजन ज़्यादा टाइम करो। ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बट आप जो एनसीईआरटी से करोगे वो एक रिवीजन हो गया, जो कि हर चैप्टर्स को पढ़ रहे हो आसानी से। तो इसलिए आप जितना हो सके, जितना आप 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, जितना बार अभी से भी हो सकता है, एक दिन में डेली एक टारगेट बनाओ कि हमें आज इस 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर देना है। ओके, तो इस टाइप से अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक को तो आपका ये जेएनवी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ओके, बहुत सारे आप लोग गाइड का यहाँ पे बोलते हो कि ये गाइड बेटर है, ये चीज़, लेकिन ये जो आपके लिए है एनसीईआरटी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस जानवर में बाह्य निषेचन होता है? निषेचन, निषेचन से आपको क्या लगता है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। देखो ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, तो इसमें बस केवल हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर है मुर्गी, मछली, फिश। जो फिश में होता है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन होता है, आपको ये याद करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण यानी कि एम्ब्रोनो, स्पर्म यानी शुक्राणु, ओव्यूम यानी अंडाणु, जाइगोट यानी कि युग्मज। तो इसका भी आंसर युग्मज हो जाएगा। ओके, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, यानी कि रिजल्ट, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है उसका? युग्मज। ओके, द्विखंडन द्वारा प्रजनन किस में होता है? हाइड्रा में या अमीबा, ह्यूमन या फ्रॉग? द्विखंडन में, अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन किया जाता है। अब द्विखंडन का मैं कुछ ज़्यादा आप सबको इस चैप्टर से नहीं बताने वाला हूँ, आप इससे एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनिमल्स डैट गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस आर कॉल्ड। वह जानवर जो सीधे शिशुओं को जन्म देता है क्या कहलाता है? विपेरस यानी कि जरायुस, ओपियरस यानी कि, सॉरी एक मिनट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स डैट गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस आर कॉल्ड। वह जानवर जो सीधे शिशुओं को जन्म देता है क्या कहलाता है? जरायुज। ओके, इसको याद कर लेना आप अच्छे से। ओके, क्लोनिंग इज ए फॉर्म ऑफ विच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि क्लोनिंग किस प्रकार का प्रजनन है? अलैंगिक प्रजनन है। क्लोनिंग एक अलैंगिक प्रजनन है। प्रजनन कितने टाइप्स के होते हैं? लैंगिक और अलैंगिक, दो होते हैं टाइप्स के। ओके, तो ये चैप्टर भी हम लोग खत्म कर दिए, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल भी चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए। ओके, एंड अभी भी 5 से 6 7 चैप्टर बचे हैं, तो हम इसको भी बहुत फटाफट अब कवर करते हैं। ओके, क्योंकि टाइम आपको भी ज़्यादा लग जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस को केवल अब अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीचिंग ऑफ द एज एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की ओर पहुंचना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि क्या है, पीरियड क्या है? क्या जन्म से 5 वर्ष यानी कि फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर्स, या फ्रॉम 5 ईयर टू 10 ईयर्स यानी 5 से 10 वर्ष, या फ्रॉम 11 ईयर्स टू 19 ईयर्स, या ऑप्शन डी 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स। तो जो किशोरावस्था की एज होती है वो 11 टू 19 ईयर्स होती है किशोरावस्था। 19 के बाद आप अलग ही अवस्था में पहुंच जाते हो। ओके, तो इसको कभी हम अभी बहुत सारी, अभी 1-2 क्लास, अभी बहुत क्लास अभी लेनी बाकी है जो डायग्राम से, तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे। ओके, यहाँ पे हम केवल मैराथन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ज़्यादा, एंड कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर यहाँ पे करते हैं। ओके, एंड विच ग्लैंड
सीक्रेट्स टू हार्मोन फॉर द ग्रोथ आवर बॉडी, वह ग्रंथि जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्लैंड यानी कि एडर्नल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, या पैनक्रीज अग्नाशय। तो इसका हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि, ओके, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द enlarged part, एक सेकेंड, द enlarged part of the voice box larynx in male is called the, पुरुषों में स्वर तंत्र यानी larynx के बड़े हुए भाग को क्या कहते हैं? वोकल एपार्टस या श्वास नली, विंड पाइप, वॉइस बॉक्स यानी ध्वनि बॉक्स, या एडम्स एप्पल। ये एडम्स एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, ओके। जो पुरुषों में स्वतंत्र जो बढ़ता है यानी कि लर्निक्स जो बढ़ता है तो उसको क्या होता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड्स इज बॉडी बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग एडोलसेंस समटाइम्स लीडिंग टू एक्ने। शरीर के कौन सी ग्रंथियां किशोरावस्था के दौरान अधिक सक्रिय हो जाती है जिसमें मुहासे हो सकते हैं? थायराइड एंड एडर्नल, या स्वीट एंड ऑयल, या पिट्यूटरी एंड थायराइड, या एडर्नल एंड पिट्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीट एंड ऑयल यानी कि पसीना और तेल। अगर हम जितने भी अगर हम अधिक एज जैसे जैसे हम बढ़ता है किशोरावस्था के और तो वहाँ पे हम देखेंगे पसीना ज़्यादा आता है, कहीं ना कहीं थोड़ा तैलीय शरीर हो जाता है, मुहासे आने लग जाते हैं, ओके। तो ये हो गया। देखो साइंस क्या है, साइंस एक हमारे दैनिक जीवन में भी आप देखते रहते हैं बट हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, बट वो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, ओके। जैसे अभी किशोरावस्था ये हम अभी बिता चुके हैं, बहुत सारे लोग किशोरावस्था में अब पहुंच रहे हैं एंड बहुत सारे लोग बिता भी चुके हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड इसका ये जो जितने भी चैप्टर्स है जैसे रिप्रोडक्शन उसके बाद रीचिंग ऑफ द एज, ये सारे चैप्टर्स हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं कुछ ज़्यादा ही, जो हम इन्हें प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ों में हम देखते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एडोलसेंट्स टू मेंटेन हेल्थ, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए किशोरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ओनली रेस्टिंग, केवल आराम करना, यानी बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार, ओनली स्टडिंग यानी कि केवल अध्ययन, ऑप्शन डी ओनली स्टेइंग इंडोर्स यानी कि केवल घर के अंदर। देखो अगर स्वस्थ रहना है किशोरावस्था में, हमें स्वस्थ रहना है तो हमें संतुलित आहार डाइट्स यानी कि फॉलो करना होगा। अगर हम आज कुछ ऐसा खा लिए कल वैसा खा लिए तो ऐसा नहीं, एक संतुलित आहार डेली का एक नियम बना लो कि हाँ मुझे ये आज संतुलित आहार है, हमें ये खाना है। दाल संतुलित आहार है तो हमें दाल ही खाना है, दाल खाना है, डेली आप खाओ। हाँ कभी कभी अगर मन नहीं किया तो नहीं खाओ, लेकिन संतुलित आहार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किशोरावस्था यानी कि स्टूडेंट के लिए, ओके। तो ये भी चैप्टर हमने खत्म कर दिया, यानी कि अभी तक हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबस्टन एंड फ्लेम, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हो गया, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग ऑफ द एज। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुल एंड पुश। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव, ये हमने भी अभी पढ़ा भी दिया है, इसके पहले वीडियो आया था जिसमें हमने ये पढ़ा दिया है चैप्टर। एंड बल की सभी इसमें सारे क्वेश्चंस है, ओके, एक एक करके देखते हैं। ए पुल और ए पुश अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज, किसी वस्तु पर लगने वाला खिंचाव या धक्का क्या कहलाता है? एनर्जी यानी ऊर्जा, ऑप्शन बी वर्क यानी कार्य, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी दाब। तो अगर हम किसी भी वस्तु पे बल या धक्का लगाते तो हमें बल लगता होता है, ओके। देखो ये जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हमने अभी पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया। जो आपके लिए नॉर्मल आप समझ सकते हो उसको हम एक थोड़ा फास्टली हम इसको कवर करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल की एसआई इकाई क्या है? पास्कल, जूल, न्यूटन या वाट। तो बल की एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। बल का सीजीएस यूनिट अगर पूछे तो डाइन है। एंड एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? अगर हम पूछे एक न्यूटन में
10⁵ डाइन होता है। ओके, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। ये नॉर्मल सा आप समझ लो। एंड ये है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा। फोर्स, मोमेंटम यानी संवेग, ऑप्शन डी प्रेशर। तो प्रेशर, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रेशर कहते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, थोड़ा इसे हम फास्ट में कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन टू मेक ए टूल। द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लैक स्मिथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फोर्स। एक लोहार गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर एक उपकरण बनाता है। लोहार द्वारा लगाया गया बल क्या है? हमने बताया था ना कि किसी भी जीव जंतु द्वारा अगर कोई बल लगाया जाता है वो तो पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स कहलाता है। अगर हम कोई बैल किसी हल को जैसे कि खींच रहा है तो उसमें क्या यूज हो रहा है? मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल। अगर कोई लोहार कोई भी मनुष्य या जीव जंतु कुछ भी कोई बल लगाता हो तो उसमें पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट। वायुमंडलीय दाब किस दिशा में लगता है? ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन यानी केवल ऊपर की दिशा में। ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी केवल नीचे की दिशा में। ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि केवल क्षैतिज दिशा में। इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पूरे दिशाओं में, सभी दिशाओं में ये लगता है। ओके, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। बेटर तरीके से आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ना और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने फोर्स एंड प्रेशर भी कंप्लीट कर लिया। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण क्या है? घर्षण किसी भी वस्तु को तेज गति से धीमी गति में लाने के लिए हम घर्षण का यूज करते हैं। ओके, तो इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, आप सब समझते हो। ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एलवेज अपोजिस विच फोर्स, यानी कि घर्षण बल हमेशा किस बल का विरोध करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अप्लाइड मोशन फोर्स, लगाई गई गति या बल। ऑप्शन सी मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल। ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो ये घर्षण है वो हमेशा गति का विरोध करता है, यानी कि जो भी हम गति लगाएंगे, जो भी बल लगाएंगे, उसका ये घर्षण हमेशा यानी कि फ्रिक्शन विरोध करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर, एक सेकंड, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो कौन सा घर्षण कार्य करता है? स्थैतिक घर्षण, क्या सर्पी घर्षण, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी लोटनी घर्षण, या ऑप्शन डी फ्लूइड फ्रिक्शन यानी तरल घर्षण। तो देखो जो घर्षण है, अगर हम ये फुटबॉल हो गया, ये लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा है तो इसमें लोटनी घर्षण बल यूज हो रहा है। लोटनी घर्षण बल भी तो ये जो ये है यार हमारा फुटबॉल, इसका गति का विरोध कर रहा है। लोटनी जो ये लौटते हुए जा रहा है तो गति का विरोध कर रहा है जो सरफेस है। ओके, तो ये लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन ये होगा। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट हैपेंस टू फ्रिक्शन व्हेन ए सरफेस इज मेड रफ, यानी कि किसी सतह को खुरदरा बनाने पर घर्षण का क्या प्रभाव होगा? घर्षण कम हो जाता है। घर्षण, ऑप्शन बी फ्रिक्शन कीजेज, यानी कि घर्षण समाप्त हो जाता है। फ्रिक्शन इंक्रीजेज, यानी कि घर्षण बढ़ जाता है। फ्रिक्शन रिमेन्स अनफेक्टेड, यानी कि घर्षण अप्रभावित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगर किसी वस्तु को खुरदुरा बनाया जाएगा तो क्या वो वहाँ पे घर्षण बढ़ेगा ही ना, घटेगा नहीं, ना ही कम होगा, वहाँ पे बढ़ेगा। अगर आप देखो जैसे हम घर्षण पीस जैसे है, वहाँ पे थोड़ा खुरदुरा बनाया जाता है, अगर हम उस पर ब्रेक मारेंगे तो वहीं पे रुक जाएगा। अगर वही साफ प्लेन जैसे टाइल्स हो गई, वहाँ पे अगर हम ब्रेक मारेंगे तो थोड़ा दूर जाकर रुकेगा। तो इसलिए घर्षण इम्पोर्टेंट है। एंड ये घर्षण जितना ही आप ज़्यादा खुरदुरा बनाइएगा वहाँ पे घर्षण बढ़ेगा। ओके, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन। मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ए
साल्ट, ऑप्शन बी वाटर यानी पानी, ऑप्शन सी लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक, ऑप्शन डी सैंड। तो जो मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग किया जाता है। ओके, ये याद रख लेना, लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग किया जाता है जब मशीनों के घर्षण को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग फ्रैक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है? मोर यानी अधिक, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस यानी कि कम अधिक। तो देखो, जो ये लोटनी घर्षण बल सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है, ये याद रखना, जो लोटनी घर्षण बल है वो सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है। ओके, तो हमने फ्रिक्शन भी चैप्टर खत्म कर दिया। अब 4 से 5 चैप्टर और बचे, तो हम इस साउंड को क्लियर कर लेते हैं फटाफट, साउंड चैप्टर को भी खत्म करते हैं। एंड देखो, ये जो आप बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये मैराथन कैसा, बहुत 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। देखो यार, आपको जितना पढ़ना था वो आप इस साल पूरे साल पढ़ चुके हो। ये जो मैराथन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया हर चैप्टर से, जितने भी। देखो, अगर हम हर चैप्टर से 50-25 क्वेश्चन करा कर ही क्या करें, जो तो वो तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। लेकिन अगर हम 5 ही क्वेश्चन कराएं एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, तो वो कैसा है? क्या वो क्वेश्चन को याद करने से एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से कौन बेटर है? ये आप कमेंट में बताना। जब हम क्वेश्चन अधिक कर ले एंड हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो क्या वो एग्जाम में हम पास हो जाएंगे? तो नहीं। जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे नए क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? ओके, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो। तो क्वेश्चन है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? देखो, जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में ट्रेवल करती है, लेकिन वैक्यूम यानी निर्वात में नहीं करती है। ये आप याद रखना कि जो साउंड है वो सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, या और गैस, ये तीनों जगह में ट्रैवल करती है साउंड्स। ओके, जो कि अगर ये हमारा लिक्विड हो गया तो इसके ऊपर से जाएगी, गैस हो गया तो उनके अंदर से होते हुए जाएगी, सॉलिड्स से भी जाएगी। ओके, तो वैक्यूम इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू डू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस साउंड। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किस वस्तु का क्या होना आवश्यक है? टू बी स्टेशनरी यानी स्थिर होना, टू वाइब्रेंट यानी कंपन करना, टू बी हॉट यानी गर्म होना, टू बी कोल्ड। देखो, अगर हमें साउंड करना है यानी हमें ध्वनि उत्पन्न करना है, साउंड प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे कंपन करना आवश्यक होगा। अगर आप अपने गले को छूना एंड कुछ बोलो, वहाँ पे कंपन हुआ ना, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ए हेल्दी ह्यूमन ईयर। एक स्वस्थ मानव के लिए कान के लिए सर्वावधि का सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन है कि द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, यानी कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? क्या फ्रीक्वेंसी पे यानी कि आवृत्ति, ऑप्शन बी टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, या वेवलेंथ। तो ये जो ध्वनि की प्रबलता वो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पे निर्भर करती है। ओके, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, जो ध्वनि की प्रबलता है वो एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। ओके, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि, वो तो अलग ही हो गया। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एम्पलीट्यूड यानी कि इमेज इल्यूस्ट्रेटिंग साउंड वेव एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिट इज यूज टू मेजर नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? क्या न्यूटन का, क्या हर्ट्ज का, या डेसिबल, या पास्कल? तो देखो, न्यूटन तो ये फोर्स एंड प्रेशर में हो गया, तो ये नहीं होगा। पास्कल ये भी नहीं होगा। अब हर्ट्ज एंड डेसिबल, तो हर्ट्ज जो हो गया वो तो सुनने की, मानव कण को सुनने की, तो ये भी नहीं हुआ, यानी कि डेसिबल।
इसको याद करना। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर नॉइज पोल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। ओके, डेसिबल। यानी कि ये चैप्टर साउंड चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लिए एंड अब 2 से 3 चैप्टर बचते हैं एंड इसको केवल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट एंड इस क्लास को ख़त्म करते हैं, इस मैराथन को। ओके, जो कि 1 से 1.5 घंटे में हम लोग ये पूरे साइंस को कंप्लीट रिवीजन कर लिए। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, प्योर वाटर या टैप वाटर या शुगर सॉल्यूशन या डिस्टिल्ड वाटर, तो इसका आंसर हो गया टैप वाटर। टैप वाटर जो है वो विद्युत का सुचालक है। ओके, प्योर वाटर भी नहीं हुआ, शुगर सॉल्यूशन भी नहीं हुआ, डिस्टिल्ड वाटर नहीं हुआ। अगर हम पानी में नमक डाल दें, साल्ट डाल दें, तो वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा, यानी कि गुड कंडक्टर हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी टैप वाटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल एंड अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत जमा करने के लिए किया जाता है, क्या है, आसवन। जो आसवन है, अगर हमें ये इस पे हम दूसरी परत को चढ़ाना है तो डिस्टिलाइजेशन के द्वारा हम यहाँ पे हम किसी दूसरे पदार्थ को हम ये परत को चढ़ा सकते हैं, यानी कि आसवन द्वारा हम चढ़ा सकते हैं। ओके, एंड देखो ये हो गया। इसको देखो, इसको अगर जो कॉपर होता है वो कॉपर पे आप देखते होंगे कि एक परत जम जाता होगा, जो कॉपर हो गया उस पर एक परत जम जाता होगा, वो क्या होगा, आसवन द्वारा होता है। एंड जब आसवन उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं नींबू का उपयोग किया जाता है, सिरके का उपयोग किया जाता है, बट वो आसवन द्वारा ही, डिस्टिलाइजेशन द्वारा ही वो कॉपर पे दूसरी परत एक चढ़ता है। कॉपर पे आप देखते होंगे, कॉपर तो वो थोड़ा इस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है थोड़ा, बट उस पर एक ग्रीन जो परत होता है वो चढ़ जाता है। ओके, एक मटेरियल। ओके, तो उस आसवन द्वारा ही चढ़ता है। ओके, तो यानी कि ये भी क्वेश्चन हम हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड विच इफेक्ट ओक्यूर्स, यानी कि जब किसी चालक द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सा प्रभाव होता है, हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव, मैकेनिकल इफेक्ट यानी यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन डी केमिकल इफेक्ट। तो देखो, अगर किसी भी चालक का विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव होता है। देखो, अगर विद्युत धारा में कुछ भी हो तो उसमें रासायनिक प्रभाव ही होता है, यानी कि केमिकल इफेक्ट ही होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का कुचालक है, लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, साल्ट सॉल्यूशन यानी कि नमक का घोल, विनेगर यानी कि सिरका, वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल है उसको अगर हम विद्युत का सुचालक है, क्या उससे हम विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, तो नहीं। हम जो ये विनेगर ऑयल यानी कि वनस्पति तेल है उससे नहीं होगा, सिरका से हो जाएगा, नमक का घोल से हो जाएगा, नींबू का रस से भी हो जाएगा, लेकिन वनस्पति तेल से नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विच प्रोसेस ओक्यूर्स एट द एनोड, यानी कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, रिड्यूसन यानी अपचायन, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण, ऑक्सीडाइजेशन यानी कि ऑक्सीकरण, प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षा, तो ऑक्सीकरण होता है। जो विद्युत जब अपघटन की प्रक्रिया में एनोड पे कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है। ओके, तो हमने ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर भी ख़त्म कर दिया। अब 2 चैप्टर्स बचे हैं, तो एक फर्स्ट सम नेचुरल फिनोमिना यानी कि कुछ प्राकृतिक परिघटना है, तो इसके भी हम बहुत फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट है कि व्हाट आर द ट्रिमर्स यानी कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर विक्षोभ के कारण उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप यानी अर्थक्वेक। अगर हम भूकंप होता है वो कहाँ होता है, पृथ्वी के अंदर ही होता है, यानी कि कंपन होता है, तो उसको हम क्या नाम दिए, भूकंप नाम दिए हैं। ओके, भूकंप।
फिर नेक्स्ट है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड एंड अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप की शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, या सिस्मोग्राफ यानी कि बोरोमीटर, या एमोमीटर। तो जो भूकंप को यानी कि अर्थक्वेक को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट टेल बिल्डिंग लाइटनिंग, यानी कि किसी ऊंची इमारत को त्वरित से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फ्यूज, या सर्किट ब्रेक, या लाइटिंग कंडक्टर यानी त्वरित चालक, या अर्थिंग वायर। तो देखो त्वरित चालक, यहाँ पे आप देख रहे हो ज़मीन से अंदर से लेके ऊपर तक, बिल्डिंग के ऊपर तक एक त्वरित चालक होता है जो बिजली को अलग दूर भेजता है, यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर। ओके, एंड नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स बिफोर द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग ओक्यूर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया से पहले क्या होता है? हवा का गर्म होना, बादलों की पानी का यानी आवेशों का संचय, या अर्थक्वेक यानी कि हीटिंग ऑफ एयर, या कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज इन क्लाउड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, या अर्थक्वेक। तो आवेशों का संचय होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। ओके, एंड ये जो नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विच सिस्मिक जोन इज द मोस्ट डेंजरस इन इंडिया? ओके, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय क्षेत्र भारत के सबसे अधिक खतरनाक है? तो और जोन 5, एंड ये पूर्वोत्तर भारत में भी है, एंड कुछ हिमालय के हिस्से भी आते हैं इसके अंदर जोन 5 में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, भूकंपीय क्षेत्र भी माना जाता है। ये पहाड़, ये हिमालय क्या हुआ? एक पहाड़ इलाका हो गया। हिमालय के जितने भी नज़दीक लोग रहते हैं वो पहाड़ी इलाके में भूकंप तो आएगा ही। ओके, तो ये भी चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। अब लास्ट चैप्टर इस मैराथन का, लाइट यानी कि प्रकाश। ओके, प्रकाश आप जानते होंगे, अभी हम आप इस फ़ोन में देख रहे हैं तो इसमें भी हम लाइट का यूज़ हो रहा है, ब्राइटनेस जो कि इसमें है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? यानी कि इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? देखो मैंने बताया ना, ये जो सरफेस हो गया है, अगर ये कोण, ये अभिलंब, ये कोण 30 डिग्री का है तो ये भी कोण 30 डिग्री का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि आपतन कोण, परावर्तन कोण। ओके, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई? यानी कि मानव आँख का वह भाग जो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या है? तो ये है आइरिस। एक सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइटिंग एंटरिंग द आई? यानी कि मानव आँख का वह भाग जो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो आइरिस। ओके, यानी कि आइरिस या तारिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें व्हेन लाइटिंग रेज फॉल ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस द रिफ्लेक्शन दैट ओक्यूर्स इज कॉल्ड, जब प्रकाश की किरणें एक चिकनी और पॉलिश वाली सतह पर गिरती है तो होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है? नियंत्रित परावर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो कि ये जब हम ये सरफेस जब एरिया पे पड़ रहा है प्रकाश, तो जैसे आएगा वैसे वो लौटेगा ही, तो यानी कि नियमित परावर्तन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकंड, इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। ओके, नेत्रदान में ऑप्शन कॉर्निया को ही दान में लिया जाता है। बहुत आप लोग सुने होंगे कि वो नेत्रदान किए हैं, तो उनके नेत्र क्या पूरा आँख निकाला जाता है? तो नहीं, उसमें का कॉर्निया जो होता है वो निकाला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट होता है वो दूसरे मनुष्य के भी आँख में उसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एंड इस मैराथन क्लास यानी कि कंप्लीट साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द ब्रेल सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ब्रेल लिपि के आविष्कार से जुड़ी है। श्रवण हानि, क्या श्रवण हानि में ब्रेल लिपि का यूज होता है? नहीं। फिजिकल डिजेबिलिटी यानी कि शारीरिक अक्षमता में क्या हम ब्रेल लिपि का यूज करते हैं? नहीं। मेंटल डिजेबिलिटी में, मानसिक अक्षमता में हम क्या ब्रेल लिपि का यूज करते हैं? नहीं। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टि हानि में हम ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। सो देखो, ये हम पूरे साइंस को कवर कर लिए, यानी कि अभी तक हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉग, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबस्शन एंड फ्लेम, conversations of plants and animals, reproduction in animal, reaching of the edge, and force and pressure, friction, sound, electric current, some natural phenomena, light, ये इतने चैप्टर्स को हम कवर कर लिए आज की इस क्लास में एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए। एंड आपके लिए ये क्लास थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही मज़ेदार क्लास में। ओके, तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन।